What is the current state of animal welfare in India? Are we progressing? एक एनिमल को मारा है तो एक बार ही मार के 50 रुपए का फाइन है। नाश्ता भी नहीं आता 50 रुपए में। जितने भी एनिमल को मारना है उसको स्टन करके मारना है, आप ऐसे ही नहीं मार सकते। ऐसा क्या हो गया सडनली कि लोग कुत्तों से, खासकर स्ट्रीट डॉग से इतनी नफरत करने लगे युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता रह सकता है तो हमारे साथ कि हमें कुत्ते ने काट लिया, कुत्तों को बाहर निकालो, यहाँ पे 8-8 बच्चे पैदा कर दिए हैं। कुत्तों में इतनी समझ नहीं होगी कि वो अपने, अगर मैं आपको बोलूं तो फैमिली प्लानिंग कर सके। If we witness an act of animal cruelty, what is the correct legal way to go about it? 5 फंडामेंटल फ्रीडम्स, जिसको आप बोल सकते हैं एक एनिमल के लैंग्वेज में फंडामेंटल राइट्स जो है वो थी। जानवरों की सोसाइटी के अंदर फीडिंग को लेके क्या लॉज हैं? क्या एनिमल लवर फीडिंग करा सकते हैं तो कहाँ करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, ये एक सवाल बहुत है। अगर आप एक मंदिर जाते हैं और आप हाथी को वीडियो में देखते हैं, हाथी को तपती धूप में देखते हैं चलते हुए, तो आप उससे कैसे आशीर्वाद मांग रहे हैं? ईद का अगर एग्जांपल उठा तो सड़कों पे स्लॉटर हो, गली में स्लॉटर होता है बकरों का। तो ऐसा क्यों है कि हम अभी एनिमल सैक्रिफाइसेस को नहीं रोक सकते? पेट्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या क्या लॉज हैं जो कि पेट रजिस्ट्रेशन को गवर्न करते हैं? आई होप टू सी स्ट्रॉन्गर लॉज इन इंडिया, स्ट्रॉन्गर पनिशमेंट्स फॉर पीपल हु टॉर्चर एनिमल्स। Hello and welcome to another episode of Voice for the Voiceless. I am Nikun Sharma, and today we'll explore the complex relationship between humans, animals, and the legal framework that governs us all. I am joined by Mr. Bharat, who is a practicing High Court advocate. He works with Sai Krishna Associates, a prominent law firm in Delhi. He is also a counsel for Small Animal Veterinary Association, representing vets across Delhi and NCR. He has also been a counsel for Delhi government, Delhi Technological University, and the Central Pollution Control Board. Bharat also serves as an arbitrator to various organizations. Beyond the courtroom, Bharat is a dedicated advocate for animal rights and a passionate animal lover. I am delighted to welcome a dear friend, Bharat. Bharat, welcome to the podcast. Thank you so much, Nikun. Thank you so much for having me. Thank you for joining, Bharat. So, I'll jump straight into our conversation. What is the current state of animal welfare in India? Are we progressing? So, Nikunj, how I'll see it is that we are at the stage of probably, it's an evolving field at the point in time. If you'll see, we've had a history of the 1890, that the act which governs animals, the 1890 Act, the PC Act, Prevention of Cruelty to Animals Act. This was the Britishers' era law. Eventually, the 1960 law came into play, which is the independent law. Again, we'll term it as PCA for convenience, 1960 PCA Act. That act had very few penalties. वो अभी मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट के लिए जा रहा है, दैट्स गोइंग इन फॉर इम्प्रूवमेंट, बिकॉज 10 साल से करीबन उसमें लॉ जो है वो पेंडिंग है, वो सरकार के पास है, बट अभी सरकार इन द मिड्स ऑफ मेकिंग दैट इनटू अ लॉ इन फोर्स। अभी इंट्रोड्यूस भी हुआ था पिछले दौरान। पेनल्टीज में इम्प्रूवमेंट चाहिए, उसमें बोलूंगा एवोल्यूशन के दौर पर। मैं ये भी बोलूंगा कि उसमें ये भी चाहिए होगा दैट एनफोर्समेंट मैकेनिज्म स्ट्रॉन्गर। बाय एनफोर्समेंट मेरा मतलब ये है कि जो असल में एक्ट में है और जो इन्फोर्स हो रहा है उसमें थोड़ी दूरी है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू। सो आई वुड से बी इवॉल्विंग, अ लॉट टू बी डन। तो और पनिशमेंट जो है, अगर मैं पैसे के हिसाब से पूछूं तो इट्स वेरी लो। you're totally right, because in fact punishment in the current act is up to 50 rupees, and what happens is section 11 of the PC Act particularly talks about 50 rupee offense। अगर आप पहली बारी सेक्शन 11 के किसी भी एक में अगर आप बुक होते हैं तो 50 रुपए का ऑफेंस है, उसमें ओनली 50 रुपीज। उसके इमीडिएटली 3 साल के अंदर, मतलब कि अगर मैंने किसी एक जीव को, एक एनिमल को मारा है, तो एक बारी मार के 50 रुपए का फाइन है, और दूसरी बारी अगर 3 साल के अंदर मारा है तो आपका 100 रुपए, या फिर आगे थोड़ा सा आप बोल सकते हो कि एक और सजा हो सकती है आपको, लेकिन ये भी 3 साल के अंदर ही है। तो ये मैं बोलूंगा एक थोड़ी बहुत कमी है अगर आप बाकी कंट्री के हिसाब से कंपेयर करें तो, कंपेयर इट टू अदर कंट्रीज। मैं इसमें ये भी बोलूंगा कि जो नया लॉ आया है अमेंडमेंट के लिए, उसमें पनिशमेंट को 75,000 करने का सोचा जा रहा है। सो इट्स बीन रेज्ड टू 75,000। सो ये दिस इज अ वेरी गुड थिंग, नया अमेंडमेंट होना चाहिए, क्योंकि आज के समय में 50 रुपए 100 रुपए इन तरह के अमाउंट से कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा किसी को। एक भारी जुर्माना होना चाहिए अगर आप किसी जीव को किसी तरह से हानि पहुंचाए तो। बिल्कुल, 50 रुपए आजकल एक नाश्ता भी नहीं आता है 50 रुपए में। बिल्कुल सही बोला आपने। भरत, हमारे व्यूअर्स हमें बहुत बार एक बड़ा क्रूशियल क्वेश्चन पूछते हैं। वो पूछते हैं कि अगर हम कोई भी, इफ वी विटनेस एन एक्ट ऑफ एनिमल क्रूरल्टी, what is the correct legal way to go about it?
So if you witness an act of animal cruelty and if it's being done before you right at the moment, I would sincerely suggest you take pictures and videos, and then subsequently, as a person who is to report a crime, go and make a complaint in the nearest police station and give a written complaint. There are two types of offences over here, which is there under the Section 11 of the PC Act. One is cognizable, non-cognizable, depends on what type of offence is taking place. You will have to categorically mention that the police will take cognizance, or probably if it's a non-cognizable offence, then they'll have to approach the magistrate, take appropriate permissions to go and take appropriate action with this, and then it will be taken further. In addition to this, अगर कोई एनिमल को हानि पहुंचती है कि वो अपनी if it ends up giving its life, so the person can be booked under erstwhile 428 429 IPC. The newer section I believe is section 291 of the BNS, the new criminal act. उसमें एक 5 साल तक का आपको सजा हो सकती है अगर कोई एनिमल मरा है तो आपके कारण. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसका रिकॉर्ड करिए, पिक्चर्स खींचिए, वीडियोग्राफ करिए, एविडेंस के साथ नियरेस्ट पुलिस स्टेशन जिसके जुरिसडिक्शन उसका अप्रोच करिए, रिटन में कंप्लेंट दीजिए, फॉलो अप करिए. दिस व्हाट आई वुड सजेस्ट. भरत, एक और सवाल हमसे बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आप देखेंगे दिल्ली में खासकर गाजीपुर मंडी के पास से जब आप निकले तो मुर्गों को उल्टा लटका के ट्रांसपोर्ट किया जाता है. तो वेरी कॉमन क्वेश्चन दैट वी रिसीव कि हम इस केस में क्या करें, उस रिक्शे वाले को रोका जाए, उसी टाइम कन्फ्रंट किया जाए. मतलब इस खासकर मुर्गों को लेके लोगों के दिल में बहुत ज्यादा दया आती है. देखते हैं कि अभी इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, उसमें भी उन्हें उल्टा लटका के साइकिलों पे, रिक्शे में बांध के उन्हें रेस्टोरेंट्स में लेके जाया जाता है. तो उस केस में क्या कर सकते हैं? उस केस में आप इमीडिएटली आप कन्फ्रंट करते हैं, वो आपका पर्पस सॉल्व कर देगा. और इसका एक रीजन, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप उस टाइम उस रिक्शे वाले के साथ लड़ाई झगड़ा करें या कुछ दुर्व्यवहार करें, पर अगर आप इसको रिपोर्ट करेंगे उस दौरान में वो ट्रांसपोर्ट ऑलरेडी हो चुका होगा. तो अगर आपको लगता है कि बातचीत के थ्रू अगर उनका ट्रांसपोर्टेशन सही तरह से हो सकता है, वो एक बहुत ही जरूरी चीज है. क्योंकि अगर आप लॉ देखिए तो तेरा ट्रांसपोर्टेशन टेक्निक्स विच आर देयर, देयर इज अ स्पेसिफिक रूल इनैक्टेड फॉर दैट, फॉर ट्रांसपोर्टिंग एनिमल्स. दे हैव टू बी गिवन इवन इनफ स्पेस, उनको काफी जगह भी देनी चाहिए उस केज के अंदर, ताकि वो अच्छे से ट्रांसपोर्ट हो सके. तो मेरी सलाह ये होगी कि अगर आप बातचीत से उसको ये बोल दे कि एटलीस्ट एक तमीजदार तरह से आप उनको ले जा सकते हैं, तो वो एक बेहतर तरीका हो. भरत, जितनी मेरी नॉलेज है, कानून बहुत सारे हैं हमारे पास. आई थिंक इंडिया आल्सो हैज सम ऑफ द बेस्ट लॉज दैट इवन अदर कंट्रीज डोंट हैव, सम ऑफ द मोस्ट प्रोग्रेसिव लॉज with regard to animal rights, animal protection also. However, implementation remains a challenge. जैसे आपने ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स पे पूरे प्रॉपर रूल्स हैं, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होता. How does a common citizen deal with that? For implementation, Nikunj, you know how I see it is that awareness, and I would call it a two-tier awareness. One is interpersonal awareness, and second is probably institutional awareness. By institutional awareness, we'll take that first. Something like what MFA does, or probably other organizations do. You spread awareness among people that this is how things happen, this is the law, this is what the country, this is how things should be in the country, that should be there. Second is interpersonal awareness. How I see it is, if for example, I am an animal lover, I like animals, I'll make sure that other people are made aware of the simplest of things, that animals also have probably the same biological structure as what we have. In fact, the other day I was having a conversation with a relative of mine, and I was telling him that animals have exactly the same system, because an animal which is known to me had cancer. He was stunned because he asked me, do they also have cancer? So you also realize that when a little bit of sensitization is done, people are more receptive towards it. I'm very sure the next time my relative at least would look at probably an animal with a little more care, with a little more passion. That is how I see it. So these are the two ways I see we could do it. Perfect. भरत, डेयरीज में अगर आप देखें, पोल्ट्री फार्म्स में अगर आप देखें, पिग फार्म्स में अगर आप देखें, दुनिया भर की गंदगी होती है वहां पे. वो पोल्यूट करते हैं, आसपास के खेतों को पोल्यूट करते हैं, आसपास के वाटरवेज को पोल्यूट करते हैं. इन केसेस में कौन से ऐसे लॉज हैं जिनको पर्टिकुलरली यूज किया जा सकता है इनके अगेंस्ट? निकुंज, अगर इसको हम सेपरेट करके देखते हैं, उसको हम एक साथ नहीं देखते हैं. आपको एक नंबर ऑफ लॉज चाहिए होते हैं एक डेयरी रन करने के लिए, या एक पोल्ट्री फार्म रन करने के लिए, या एक स्लॉटर हाउस रन करने के लिए. तो स्लॉटर हाउस का हम जैसा एग्जांपल है या डेयरी का एग्जांपल है, तो आपको फूड रिलेटेड लॉस में आपको अधेर आपको करना पड़ेगा. उसके सिवा आपको स्लॉटर हाउस में आपको क्लीनलीनेस रिलेटेड करना पड़ेगा. आपका पोल्यूशन एस्पेक्ट उसमें आ जाता है. उसमें आपका स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी. काफी बार ये होता है कि उनकी परमिशन एक्सपायर हो गई है.
वो आपको लेना पड़ेगा। एक बायो हाजर्ड आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो इसमें एक नंबर ऑफ लाइसेंसेस आपके होते हैं। ऐसा काफी बार ये होता है कि ये रजिस्टर्ड नहीं होते। म्युनिसिपैलिटी से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, जो उस एरिया का म्युनिसिपैलिटी है। स्लॉटर हाउसेस का ये भी आपके एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, ये भी रूल होता है कि आपको जितने भी एनिमल को मारना है उनको स्टन करके मारना है। आप ऐसे ही नहीं मार सकते। और एक और जो एनिमल, एक और जो जीव है, उसको अगर आप हत्या करें उसकी, तो एक एक दूसरे को ना देखे मरते हो। ये छोटी छोटी चीजें होती है, अगर आप ये देखें तो आप इसको एज एन एक्टिविस्ट और अदरवाइज हाईलाइट कर सकते हैं। और आप ये बोल सकते हैं कि ये चीज फॉलो नहीं हो रही है, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए। इस तरह से मैं इसको देखता हूं। तो ये आप कर सकते हैं। रिक्विजिट लाइसेंस आपको लेना है। बायो आपके जितने भी बायो hazard लाइसेंसेस हैं, म्युनिसिपैलिटी के लाइसेंसेस हैं, जो आपके रूल्स में लाइसेंस है, वो आपको लेना है। तो ये चीजें नेसेसरी होती है। क्या कानून में ऐसे प्रावधान है कि अगर ये सारे लाइसेंसेस इन फैसिलिटीज के पास ना हो, डेयरीज के पास ना हो, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के जो कैटेगरी के लाइसेंसेस हैं, या स्लॉटर हाउसेस के पास, तो ऐसे प्रावधान है कि ये वाली फैसिलिटीज बंद भी हो सकती हैं उस केस में? बिल्कुल हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि कितना सीरियस है आपका ऑफेंस। क्योंकि आप कहीं ना कहीं देखेंगे तो ये हमारा एनिमल के इशू से रिलेट ना होते हुए भी एक ह्यूमन के एस्पेक्ट से आपका ये जितना ये अल्टीमेटली फूड स्टफ है, फूड प्रोडक्ट है। तो ये लाइसेंस ना होना मतलब आपका आपकी लाइफ जा सकती है उसमें। तो उस एस्पेक्ट से आप देखेंगे तो वो उसमें सीरियस पेनल्टी या फिर वो बंद भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कैसा वो ऑफेंस हुआ। डेयरीज जो रेजिडेंशियल कॉलोनीज के बीच में ऑपरेट करती है, इनके रिगार्डिंग क्या लॉज है? क्योंकि ये बहुत ही गंदगी फैलाती है यहाँ पे। ये आपका सही बोलना है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक एनजीटी का जजमेंट भी आया था, 3-4 साल पहले का है, जहां पर डेयरी को ऑरेंज लिस्ट में डाल दिया था। अभी ये जो लिस्ट होता है, कलर कोडिंग होता है, रेड, ऑरेंज, अलग अलग तरह की है। अब रेड में जैसे स्लॉटर हाउसेस आते हैं, ऑरेंज जो है अभी डेयरी को डाला गया है। वो इसलिए डाला गया है बिकॉज डेयरी से जो एफ्लुएंट होते हैं, जो गंदगी निकलती है, वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें कोई चेक सिस्टम नहीं होता और डेयरी में कोई साफ सफाई अंदर नहीं होती है। तो इसको ध्यान में रखते हुए सिटी के अंदर रखना शायद एक सही चीज नहीं होगी, ये बोला गया। ऑरेंज लिस्ट में आना मतलब कि आपका बेसिकली ये बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है कि अभी सिटी लिमिट से बाहर मूव करा जा सकता है। क्या डेयरीज के पास रिक्वायर्ड लाइसेंसेस होते हैं? इनफैक्ट इसमें दो तरह के लाइसेंसेस आपको चाहिए एक डेयरी को, कंसेंट टू एस्टैब्लिश एंड कंसेंट टू ऑपरेट। आप शॉक्ड होंगे कि काफी सारी डेयरिया जो हैं उनके पास ये लाइसेंसेस होते ही नहीं है। ये लाइसेंसेस आपको एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से लेने होते हैं। तो ये रेलेवेंट चीज है इन टर्म्स ऑफ क्लीनलीनेस आपकी जो एक डेयरी में है। और अगर डेयरी के पास ये लाइसेंस नहीं है, जो अधिकतम डेयरीज के पास शायद नहीं होगी, तो एक ये डेंजरस चीज है एक क्लीनलीनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। पेट्स को लेके एक एक लोगों के अंदर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि पेट्स का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, या क्या लॉज हैं जो कि पेट रजिस्ट्रेशन को गवर्न करते हैं? थोड़ा सा उस पर आप लाइट डाल सकते हैं? बिल्कुल। हर एक स्टेट का म्युनिसिपैलिटी होता है, हर डिस्ट्रिक्ट का भी म्युनिसिपैलिटी होता है। जैसे दिल्ली की अगर हम बात करें तो हमारा दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। अब वो न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एनडीएमसी है या ईडीएमसी में उसके अंदर नहीं जा रहा, वो डिस्ट्रिक्ट पे डिपेंड करता है। पर मोटा मोटा ये है कि आपका अगर जो आपका एक दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट है, इस प्रावधान के इसमें एक सेक्शन 399 है। उसमें ये बोलता है कि म्युनिसिपैलिटी के पास ये पावर है कि आपके जितने भी कुत्ते हैं, एनिमल्स हैं, वो रजिस्टर होने चाहिए। मैं आपको ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान को अपने पेट को, क्योंकि वो उसका ओनर है, वो रजिस्टर करना चाहिए और वो जरूरी भी है। अगर आप वो नहीं करेंगे तो वो आपका पेट को कॉन्फिस्केट कर सकते हैं, वो आपके पेट को लेकर जा सकते हैं। उनके पास वो शक्ति होती है। तो ये करना जरूरी है अगर आप पेट ओनर हैं तो। और उसके सिवा आपको सारे के सारे उसमें रूल्स फॉलो करने होते हैं कि आपको ये इसमें मैं एवेंचुअली आपको चाहूंगा, लेकिन आपको ये देखना पड़ता है कि आपका पेट 5 फंडामेंटल फ्रीडम फॉलो कर रहे नहीं कर रहा, जो सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस थे। ये करीबन करीबन आपको ये फॉलो करना। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि स्ट्रे डॉग्स को अडॉप्ट करना चाहते हैं, लेकिन काफी सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है जिन्होंने जो पेट रजिस्ट्रेशन की जो फीस बहुत हाई कर रखी है। अभी पीछे सुनने में आया था कि गाजियाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने 5,000 रुपए एक पेट रजिस्ट्रेशन की फीस रखी थी। तो उसमें एनिमल राइट्स ग्रुप्स ने अपोज किया था कि अगर आप इतनी हाई फीस रखेंगे तो अडॉप्शन रेट जो है स्ट्रीट एनिमल्स का कम हो जाएगा। आपको क्या लगता है इस बारे में? मेरा मानना है कि ये जो इशू रेज करा गया है 5,000 एक पेट रजिस्ट्रेशन का, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि ये आप देखेंगे 5,000 रुपए एक तरह से आप लोगों को बोल रहे हैं कि आप अडॉप्ट मत करिए। एक तरफ हम ये बोल रहे हैं कि हमारे देश में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं
उनकी तादाद बढ़ती जा रही है। दूसरे ओर पे अगर आप इतने हाई अमाउंट्स रखेंगे रजिस्ट्रेशन के लिए तो कोई क्यों ये करेगा। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं बोलूंगा कि इसका आप एक स्ट्रीट डॉग को अगर आप करते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं, तो ये इसको शून्य जीरो रखना चाहिए ताकि और लोग आगे आए और इसको अडॉप्ट करें। पर जहां तक कि अमाउंट का सवाल है, ये निकुंज डिपेंड करता है कि आप किस क्षेत्र में हैं, किस स्टेट में भी हैं। क्योंकि दिल्ली में जैसे 500 रुपए है रजिस्ट्रेशन का, ईस्ट दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और आपका साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, वो ऑनलाइन भी हो जाता है। मेरी जानकारी ये है कि 50 रुपए आपका नॉर्थ दिल्ली में जो है उसका है, तो उससे और भी कम है। तो ये स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है। मैं अभी भी नहीं बोलूंगा दिल्ली में हाई है, पर आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि अगर एक स्ट्रीट स्ट्रीट डॉग को हम अडॉप्ट करें तो ये मेरे हिसाब से शून्य होना चाहिए। स्ट्रीट डॉग्स जो जो हमारे कम्युनिटी एनिमल्स हैं उनके लिए इस टॉपिक पे आते हैं कि आजकल हर रोज न्यूज़पेपर में अगर आप पढ़ेंगे तो कहीं ना किसी सोसाइटी में कोई ना कोई बवाल चल रहा होता है कि हमें कुत्ते ने काट लिया, कुत्तों को बाहर निकालो, यहाँ पे 8-8 बच्चे पैदा कर दिए हैं। लोगों का बहुत इस चीज में, और उसमें अब एक दो दो सेक्शंस डिवाइड हो गए हैं एक सोसाइटी में, सो कॉल्ड एनिमल लवर एंड सो कॉल्ड एनिमल हेटर्स जो हैं। जानवरों की सोसाइटी के अंदर फीडिंग को लेके क्या लॉज हैं? क्या एनिमल लवर फीडिंग करा सकते हैं तो कहाँ करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं, ये एक सवाल बहुत आता इनफैक्ट ये आपका बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है। और मैं इसमें क्या करूंगा, आपको पीछे जो आपके लेजिस्लेशन जो लॉज है उसमें लेकर जाता हूँ। एक 1960 का जब ये आया था पीसीए एक्ट, तब उसमें एडब्ल्यूबीआई एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया निर्धारित होगा। ये एक उसमें एक्ट में ही आता है। अब इस बोर्ड का काम ये था, काम है बल्कि, ये बहुत ही अमेजिंग चीज थी कि वो आपके जितने भी रूल्स है वो ले करेगा। उसमें से एक रूल्स जो था कुछ पिछले दौरान में ही उन्होंने ये ले करा था कि जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं उनमें फीडिंग आपकी होनी चाहिए रेजिडेंशियल एरियाज में। एरियाज डिमार्केटेड होने चाहिए, आपको रोकना नहीं है। और उसमें ये भी लिखा था कि आपको इनकी तरफ एक अच्छा व्यवहार अगर आप रखेंगे तो वो आपकी तरफ भी, वो आपको काटेंगे नहीं। मैं ये समझ सकता हूँ कुछ लोगों को तो नहीं पसंद, वो अपनी अपनी इट्स वंस ऑन चॉइस। बट एट द एंड ऑफ द डे द लॉ सेज दैट आपको उनको फीडिंग करना है, फीडिंग के पॉइंट्स देने हैं, उनको पानी देना है, ये आपकी ड्यूटी है। अब इसमें हम हल्का सा आगे आते हैं कि कोर्टों का क्या रवैया रहा। एक जस्टिस बिद्धा दिल्ली हाईकोर्ट के एक जज थे, उनकी एक जजमेंट आई थी मेरे ख्याल से करीबन 2 से 3 साल पहले। उसमें उन्होंने एडब्ल्यूबीआई की गाइडलाइंस को आगे फर्दर जाते हुए ये बोला था कि आरडब्ल्यूए जैसे कि अगर आपकी एक सोसाइटी है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है, अगर आपके एरिया के अंदर के कुत्ते हैं, कि आप उनको वैक्सीनेट करें, उनका ध्यान रखें और उनको बाकी लोगों को तंग ना करें जो उनको खाना या फिर पानी देने की कोशिश कर रहे हैं। इसका रीजन ये है कि कुत्ते जो है वो टेरिटोरियल इन नेचर है। टेरिटोरियल मतलब वो अपने अपने एरिया को डिमार्केट करके रखते हैं कि ये मेरा है, ये उसका है। अगर आप उनको इस एरिया में से निकालेंगे या आप उनको खाना नहीं देंगे तो बाकी में जाएंगे, तो इसमें कुत्ते का व्यवहार भी कहीं ना कहीं बदलता जाएगा, वो एग्रेसिव होते जाएंगे, वो आपस में बाकी कुत्तों को भी काटेंगे। साथ में ऐसा भी हो सकता है कि वो किसी और को भी काट दें। ये एक पहलू है जो लीगल पहलू है। इसके सिवा मोटा मोटा मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे लोग अच्छे या बुरे होते हैं, पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लोगों का व्यवहार कुत्तों की तरफ एक बहुत ही मेजर फैक्टर है उनका काटने या ना काटने के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो एक एक आम कुत्ता जैसे है या अगर एक स्ट्रीट डॉग है तो आते जाते लोग लात भी मार देते हैं। ऐसे में ये बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है, अभी जैसे कोई मुझे डेली छेड़ता रहे तो एक बार तो मैं भी चीखूंगा, एक बार तो मैं भी चलाऊंगा। तो उनकी तरफ से देखो तो वैसा भी है। तो मैं समझ सकता हूँ लोग बटे हुए हैं। आपस में अगर हम लोग हल्का सा एक कोऑपरेशन करें तो ये चीज भी सॉल्व हो सकती है। ये मेरा मानना है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि मीडिया ने भी डॉग्स को डिमोनाइज कर दिया है। एक बच्चे को काट लिया, उसकी खबर को काफी उड़ाया जाता है, वहीं 4 कुत्तों ने मिलके एक बच्चा जिसको कोई नाले में अबैंडन कर गया था उसको पकड़ के शोर मचा के लोगों को बुला के उस छोटे बच्चे को बचा लिया, उसको इतना हाईलाइट नहीं किया जाता। निकुंज, मैं इसको इस तरह से भी देखता हूँ कि हम एक ये एक जीव है। जैसे हम एक जीव है, वैसे वो भी एक जीव है। हम वो आदर उसको देंगे तो ही हमको उसके उससे वापस मिलेगा। बिल्कुल। मीडिया का हाईलाइट करना ना करना कहीं ना कहीं, और आई एम सॉरी आई एम सेइंग दिस, पर ये सरकार, ये हाईलाइट होना भी सरकार की गलती है। इसलिए नहीं क्योंकि वो हाईलाइट हो रहा है, पर वो इस वजह से
क्योंकि सरकार ने, मतलब मैं अभी की सरकार की बात नहीं करना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द करंट डिस्पेंसेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द गवर्नमेंट्स ऑल टुगेदर, दे हैव नॉट वर्कड ऑन म्युनिसिपैलिटीज। उन्होंने म्युनिसिपैलिटी में काम नहीं करा। म्युनिसिपैलिटी का ये काम था कि आप कुत्तों को स्टेरिलाइज करें। जो अभी जैसे भारत जैसे देश में 6 करोड़ 60 मिलियन 6 करोड़ स्ट्रे डॉग्स और स्ट्रे कैट्स हैं। मतलब आप सोचिए 6 करोड़ आबादी अगर इतनी है, और अगर आपने उनको कंट्रोल नहीं करा है, तो गलती कुत्तों की है कि गलती हम लोगों की है कि हमने उन रूल्स के हिसाब से उनको स्टेरिलाइज नहीं करा? ये मेरा प्रश्न है आपसे। अब ये तो मतलब सरकार ही उसका उत्तर दे सकती है। एक और चीज है निकुंज, अगर आप देखेंगे तो कुत्तों में इतनी समझ नहीं होगी कि वो अपने, अगर मैं आपको बोलूं तो फैमिली प्लानिंग कर सके। हम इंसान हैं, जब हमारे पास वो शक्ति है, लीगल शक्ति है, और म्युनिसिपैलिटीज को पावर दी गई है कि आप इनकी स्टेरिलाइजेशन करें, अगर वो एक समय से हो, अब तक तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए थी। अब अगर आप एकदम से बोलेंगे 6 करोड़ कुत्ते पूरे देश में घूम रहे हैं, मुझे कुत्ते काट रहे हैं, मुझे ये जीव काट रहे हैं, तो ये चीजें, मैं ये नहीं बोल रहा ये सही है, पर ये होने के, और मतलब ये होता रहेगा जब तक आप अपना काम ना करें। अगर आप ढंग से स्टेरिलाइजेशन करेंगे, क्योंकि लॉस पूरे इन फोर्स हैं। अब रूल्स में देखेंगे, डब्ल्यूबीआई के रूल्स हैं, नए आपके एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स, एबीसी रूल्स अभी आए हैं 2 साल पहले, नए वाले भी। उसमें जो लॉ है ये भी बोलता है कि आप आगे जाकर और ऑर्गेनाइजेशन, जैसे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनके साथ मिलके आगे उनको स्टेरिलाइज कर सकते हैं। पर ये करना तो म्युनिसिपैलिटी को ही है ना। जब तक म्युनिसिपैलिटीज अपना काम नहीं करेंगी, कुत्तों की जो जितने नंबर है वो बढ़ते जाएंगे। तो आपको इन चीजों पे काम करना जरूरी है। डिमोनाइज करने से कुछ नहीं होगा। अगर आप काम करेंगे तो काफी कुछ निकल के आ सकता है। तो मतलब सरकारी तंत्र जो है उसको एक अच्छा स्टरलाइजेशन प्रोग्राम चलाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तभी ये प्रॉब्लम कंट्रोल में आ सकती है, आपका कहना है? मेरा पूरी तरह से मानना है कि अगर ये स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम्स चलने लग जाएं ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, वेटरनरी एसोसिएशन के साथ। इनफैक्ट मेरी खुद सलाह थी दिल्ली के वेटरनरी डॉक्टर्स को, क्योंकि मैं सावा का जो काउंसिल हूँ, कि आप ये चीज शुरू करें, आप बाकी ऑर्गेनाइजेशन से मिलें। इसमें कहीं ना कहीं ये भी दिखता है कि एफर्ट एक डल रहा है वेटरनेरियंस के थ्रू, पर आप देखेंगे कितना समय लगेगा अगर ये सरकार या फिर एक म्युनिसिपैलिटी अपने हाथ में चीजें ले ले कि हमको ये चीजें करनी ही करनी है। आपका 1 साल में सारी नसबंदी हो जाएगी। 1 साल से ज्यादा समय लगना नहीं चाहिए। और अगले 5 साल बाद आप देखेंगे कि ये जितनी भी नस्लें कम होती जा रही है। 5 साल भी नहीं, 3-3 साल में आप एक साल में फर्क देखने लग जाएंगे, क्योंकि कुत्तों की उम्र ही कितनी होती है, 10 साल, ज्यादा से ज्यादा 8 से 10 साल। तो आप अपने एंड से काम करिए, फिर आप देखिए रिजल्ट आपके पास आएंगे। बिल्कुल। ऐसा क्या हो गया है सडनली कि लोग कुत्तों से, खासकर स्ट्रीट डॉग से, इतनी नफरत करने लगे? ये कहीं ना कहीं निकुंज, मुझे लगता है कि एक इंड्यूस्ड चीज है। मतलब एक भय हो जाता है आपको चीजों से। अगर एक इंसान बोलता है मुझे एक चीज से भय है, तो दूसरे इंसान को भी भय, वो जैसे हम बच्चे होते थे, हम बोलते थे कि भूतों से आपको डर लगता है। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ। कुत्तों के साथ हमारा जो प्यार है, जो ज्यादा लगाव है, वो केवल अभी नहीं, वो काफी सदियों से है। अगर आपने एक महाभारत की कहानी सुनी है, जहाँ जो पांडव होते हैं वो स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हैं, तो उसमें ये होता है कि एक एक करके सारे के सारे भाई जो हैं वो मर रहे होते हैं, वो गिरते हैं, वो मर जाते हैं। उनकी धर्मपत्नी जो है वो भी गिर के मर जाती है, बीच बीच में मरते रहते हैं। पूरे रास्ते के दौरान, जो स्वर्ग की तरफ रास्ता होता है, हिमालय पर्वत की तरफ होते हुए जाता है, उसमें युधिष्ठिर के साथ कौन था? एक काला कुत्ता। जब हमारे पुराने पुराणों में एक एक महत्वपूर्ण भूमिका कुत्ते ने निभाई है, वो भगवान यम थे, वो अलग बात है, पर वो उनका एक कुत्ते के रूप में आना भी तो कहीं ना कहीं एक चीज सिंबॉलिफाई करते हैं, एक चीज दिखाते हैं, दर्शक करते हैं एक चीज को। इससे ये पता लगता है कि ये भय हमारा शायद होना नहीं चाहिए। हमारा कुत्तों की तरफ लगाव था, वो रहना चाहिए थोड़ा सा। अगर आप लोगों को बोले, हम लोगों को शिक्षित करें, तो मेरे को लगता है ये भय जा सकता है और चीजें बेहतर हो सकती है। तो मतलब मैंस बेस्ट फ्रेंड आज से नहीं, हजारों साल पहले से। बिल्कुल सही बोला आपने। नाइन्थ बेस्ट फ्रेंड सदियों से है, हजारों साल से। जब युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता रह सकता है, तो हमारे सबके लिए सही बोला। पेट्स के बारे में अगर आगे बात करें तो आजकल मूवीज में, सोशल मीडिया, ओटीटी पे छाया रहता है, लोग अलग अलग तरीके के पेट्स रखते हैं। तो एक सवाल ये है कि किस तरीके के, कौन से पेट्स रखना लीगल है? एग्जॉटिक पेट्स, इंडेंजर्ड पेट्स लीगल है, और कौन से इलीगल? अ, अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं बताऊं, कुत्ते, हैमस्टर्स, बिल्लियां, इसके सिवा आपकी जो फिशेस होती है, जो आम आम दौरान में आपको दिखती हैं किसी पेट शॉप में, ये लीगल है।
रोडेंट्स भी हैं कुछ हद तक लीगल, कुछ हद तक इलीगल। आपके कौन से हैं जो आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आपके मेंशन है? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक उसी तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट है जो आया था 1972 में, 1972 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और उसमें एक शेड्यूल भी यही है, पेट्स जो इंडेंजर्ड पेट्स हैं वो मिलते हैं। इंडेंजर्ड मतलब जो शायद अब बहुत मुश्किल से आपको देखेंगे वो भी मेंशन होता है। आप जैसे एग्जांपल के तौर पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लंगूर नहीं रख सकते अगर उसमें वो मेंशन है तो, अब वो घर में नहीं रख सकते। उसी तरह आप एक शेर को नहीं रख सकते, पहले राजा महाराजा रखते थे घर में शेर, अब आप नहीं रख सकते वो अलग बात है कि वो आपको खा जाएगा पर आप उसको नहीं रख सकते क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में प्रोटेक्टेड है। बहुत सारे ब्लैक बक नहीं रख सकते क्योंकि वो भी प्रोटेक्टेड है। तो ऐसे नंबर ऑफ आपके एनिमल्स हैं जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में है, जो इंडेंजर्ड है, नहीं है, जिनको आप रख सकते हैं, नहीं रख सकते। वो उस हिसाब से आपको उसमें से देख के रखना पड़ेगा। बट कुछ ऐसे लीगल केसेस या लीगल मूवमेंट्स जो आपको लगता है स्टैंड आउट करते हो हमारे एनिमल प्रोटेक्शन मूवमेंट में? मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण केस बोलूंगा, ए नागराजा केस वर्सेस एडब्ल्यूपीआई, ये 2014 में आया था। और ये एक जल्लीकट्टू करके एक फेस्टिवल है, ये सदर्न इंडिया में होता है। इसमें होता क्या है कि आप लोग जो होते हैं वो एक बुल को, एक सांड को खुला छोड़ते हैं और वो सांड के ऊपर उसके जो हम्प होता है यहाँ पर उसके ऊपर बैठते हैं और उसको राइड करते हैं। इसके ऊपर केस ये करा गया था कि उससे पहले जितने भी आपके सांड, जितने भी बुल्स होते हैं उनको टॉर्चर किया जाता है। इसमें एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, और मैं अगर गलत नहीं हूँ इसके बाद आप भी बोलिएगा क्योंकि मेरे ख्याल से आप भी इसमें एक पार्टी थे जी। और एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने वीडियोस फाइल करी थी और उन्होंने ये भी बोला था कि उससे पहले बुल्स को टॉर्चर किया जाता है, उनके ऊपर स्पीयर मारे जाते हैं, लाल मिर्च उनकी आंखों में फेंका जाता है ताकि वो तेज भाग सके, और भी काफी ऐसी चीजें करी जाती थी जिससे उनको शायद हाथ पैर टूट जाते थे और आंखें चली जाती थी। और ये हाईलाइट करा गया था कोर्ट के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने। पहले ये मद्रास हाईकोर्ट में फाइल हुआ था। मद्रास हाईकोर्ट ने बोला था कि जल्लीकट्टू एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ तमिलनाडु ट्रेडिशन है। उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ये बोला कि नहीं, ये एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ आपका ट्रेडिशन नहीं है। ये बोलते हुए उन्होंने उस स्पोर्ट को पहले बैन करा था। अपील में उन्होंने बोला वो स्पोर्ट अलाउड है, उस पर मैं आता हूँ, पर उन्होंने उस स्पोर्ट को बैन करा। और 5 फंडामेंटल फ्रीडम्स, जिसको आप बोल सकते हैं एक एनिमल के लैंग्वेज में फंडामेंटल राइट्स जो है वो दिए। क्या थी वो 5 फंडामेंटल फ्रीडम्स? एक सेकेंड मैं आपको पढ़ता हूँ, ये पढ़ के बताता हूँ। ये फ्रीडम फ्रॉम थर्स्ट एंड हंगर, मतलब कि कोई भी अगर आपका एनिमल है, कोई भी जीव है, तो उसको वो फ्रीडम होनी चाहिए कि वो उसको पानी मिले, उसको खाना मिले। ये बहुत ही जरूरी चीज है क्योंकि अक्सर आप देखेंगे कि ये चीजें दी नहीं जाती हैं किसी भी पशु को। दूसरा, फ्रीडम फ्रॉम डिस्कम्फर्ट। फ्रीडम ऑफ डिस्कम्फर्ट मतलब कि कोई उसको हल्का सा भी जैसे आप उसको किसी चीज से चुभो रहे हैं, हाथियों को काफी बार चुभोया जाता है स्पीयर से, या इस केस में जैसे सांड को चुभोया जा रहा था, तो वो ना हो। तीसरा है फ्रीडम फ्रॉम पेन, इंजरी एंड डिजीज। पेन, जैसे मैंने आपको बोला, उसी चीज से चुभोया जाता है, उसके ऊपर काली मिर्च या लाल मिर्च फेंकी जाती है, काफी बार उनके एनस में स्मीयर करा जाता है, तो उससे काफी पेन होता है। डिजीज अगर है तो उसको ट्रीटमेंट होनी चाहिए। अब काफी बार लोगों के पास इन्हीं बुल्स के पास अगर डॉक्टर नहीं है, उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो ये भी फ्रीडम होनी चाहिए कि उनको वो ट्रीटमेंट मिले। चौथा, कि उनको अपने नॉर्मल बिहेवियर को एक्सप्रेस करने की आपको अनुमति देनी चाहिए। नॉर्मल बिहेवियर मतलब कि छोटी छोटी चीजें, काफी बार ऐसा होता है कि जो आपके एनिमल्स हैं उन्होंने शायद खुली घास नहीं देखी होती। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो अलाउ करते हैं, बांध के रखते हैं, तो ये भी बहुत जरूरी चीजें हो जाती है। पांचवा इनफैक्ट फ्रीडम है फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डिस्ट्रेस। ये एक और महत्वपूर्ण फ्रीडम है कि अगर आप किसी को, किसी भी एक जंतु को, एक एनिमल को डरा के रखें और आप बार बार उसको मारते रहे तो उसको फियर और डिस्ट्रेस होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये 5 आपके फंडामेंटल फ्रीडम्स, एक एनिमल लैंग्वेज में फंडामेंटल राइट्स, ये तो बोला था कि हर एनिमल का ये है। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है। आई थिंक ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा लैंडमार्क केस था क्योंकि जो 5 फ्रीडम्स जो सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन करी वो आज तक कहीं पे भी अगर आप देखें तो यूज की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा और कोई ऐसे लीगल मोमेंट्स, बड़े मोमेंट्स जो आपको लगता हो? बड़े मूवमेंट्स मैंने वेटरनरी डॉक्टर्स के लिए केसेस करे हैं। उसके बाद मैंने आपके साथ मेरा ये ऑनर था कि मैंने एक केस आपके साथ मांझा वाला करा था, जो अल्टीमेटली एनजीटी ने उसको बैन करा। मांझा के लिए ये जरूरी हो जाता है कि एज एज अ लॉयर हमको ये देखना होता है क्योंकि मांझा से केवल आपके बर्ड्स जो हैं उनके पर नहीं कटते, बहुत लोगों की जान जा चुकी है। अब इसमें हम लोगों के काइट फ्लाइंग के अगेंस्ट नहीं है, वो तो होना चाहिए। लेकिन जब आप चाइनीज मांझा यूज करते हैं, जब आप नाइलॉन मांझा यूज करते हैं, जब आप
वो मांझा यूज करते हैं जो कोटेड होता है ग्लास से। तो उसमें लोगों की जान, इतने लोगों ने जान दी थी। तो इसमें भी एक बहुत ही एक रेलेवेंट केस था जिसमें मैंने भी इसमें काम किया है और मेरा सौभाग्य था। और ये है ये रेलेवेंट केसेस मैं बोलूंगा एक एनिमल राइट्स हिस्ट्री के एस्पेक्ट से। बिल्कुल, मांझा मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल में जब ये केस फाइल किया गया था हमारी तरफ से, तो उन्होंने अपनी इंटरिम जजमेंट में सब तरीके के मांझे पे बैन कर दिया था। उसके बाद उन्होंने थोड़ा सा उसे डाइल्यूट करा और सिर्फ चाइनीज मांझा को इसके एम्बिट में रखा। हालांकि क्योंकि पर्यावरण जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, तो दिल्ली सरकार में जब मैं काम कर रहा था और मैंने एलजी से जब ये अपील करी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर का दिल्ली के एक ऑर्डर है जो कि बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्डर है, जो कि बोलता है कि आप ना सिर्फ नायलॉन मांझा बल्कि हर तरीके का मांझा, बिल्कुल। चाहे वो कॉटन थ्रेड कोटेड विद शार्प ऑब्जेक्ट्स लाइक ग्लास, वो भी बैन होगा। तो दिल्ली में इस वक्त अगर कोई श्रोता सुन रहे हैं पतंगबाजी को अगर आप देखें, तो आप कहीं भी बेधड़क जाके आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं कि कोई भी मांझा, खासकर जिसे बरेली का मांझा कहा जाता है, पूरी तरीके से बैन है। भरत, अब टॉपिक शिफ्ट करूंगा थोड़े सेंसिटिव टॉपिक की तरफ। सैक्रिफाइस ऑफ एनिमल्स, जानवरों की पशु बलि जो दी जाती है रिलीजियस पर्पसेस के लिए। कि एक कंट्री जिसको हम लैंड ऑफ अहिंसा बोलते हैं, जिसने पूरी विश्व को योग और अहिंसा जैसी चीजों के बारे में बताया, वहां एनिमल सैक्रिफाइस रिलीजियस पर्पसेस के लिए हो रहे हैं। लीगल स्टैंडिंग क्या है इसकी? ये इनफैक्ट एक ट्रिकी क्वेश्चन है और मैं आपको बोलता हूँ क्यों। एनिमल सैक्रिफाइसेस के काफी केसेस फाइल हो चुके हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। अगर आपको इनफैक्ट मेरी श्योर आपको पता होगा एक कुल्लू दशहरा करके एक केस फाइल हुआ था, ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में हुआ था। इस उस दशहरा के एक हफ्ते के दौरान अनगिनत एनिमल आपके सैक्रिफाइस होते थे, क्योंकि वो ये बोलते थे कि ये पार्ट ऑफ ट्रेडिशन है और कल्चर है। हाई कोर्ट जो है हिमाचल का, उन्होंने ये बोला कि नहीं ये नहीं है और उन्होंने उसको बैन कर दिया। वो अब तक बैन है। ये एक चीज है। मैं आपको पहले एक फ्रॉम हिंदू एस्पेक्ट बोलूं, देन आई विल टेल यू फ्रॉम एन इस्लामिक एस्पेक्ट आल्सो, फ्रॉम व्हाटएवर लिमिटेड नॉलेज आई हैव। इसमें अगर आप देखेंगे तो गुवाहाटी में एक ज्योतिर्लिंग है, त्रिपुरेश्वरी देवी का मंदिर है वो, और एक और एक देवता का भी मंदिर है वहां पर। उनमें एनिमल सैक्रिफाइसेस डेली के, जैसे एक गोट सैक्रिफाइस होता था, उस पे एक बैन आया था। इनफैक्ट त्रिपुरा हाई कोर्ट ने जब किसी ने अपील करा वहां पर कि ये बैन होना चाहिए, उन्होंने उसको बैन करते हुए ये बोला कि आपका जो आर्टिकल 51 है, जो अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल ड्यूटी है, 51 AG टू बी प्रिसाइज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो एक मैग्ना कार्टा है, मतलब एक बड़ा मैसिव राइट्स का एक 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 बुकलेट है। और उन्होंने ये बोला कि आपको एक एनिमल सैक्रिफाइस के लिए आपका वो इंटीग्रल नहीं है। अब मैं आपको ये वर्ड जो है इंटीग्रल, ये क्यों बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अनगिनत केसेस में जहां पर एनिमल सैक्रिफाइसेस या फिर इशू ऑफ फेथ मतलब कि आपका आर्टिकल 25 जो है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, वो बोलता है आपको अपना एक रिलीजन को प्रैक्टिस करने के लिए आपको एक अनुमति देता है कि आप कोई भी अपना रिलीजन, अपने फेथ को किसी भी तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप इसको एनिमल सैक्रिफाइस के हिसाब से देखें तो उस टाइम फिर इसने त्रिपुरा हाई कोर्ट ने ये बोला था कि ये इंटीग्रल पार्ट नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में अल्टीमेटली स्टे हो गया। मतलब रिलीजन का इंटीग्रल पार्ट नहीं है एनिमल को सैक्रिफाइस करना। यस, ऐसा त्रिपुरा हाई कोर्ट ने बोला था, केवल उस चीज को लेकर। अभी होता क्या है आपका कि है कि नहीं है, एक टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित करा है उसके हिसाब से, दैट इज नोन एज एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस, ERP टेस्ट। इसमें होता क्या है कि आपको दिखाना पड़ता है कि आपके पास एविडेंस क्या क्या है। एविडेंस का मतलब आपको पीछे का जितना भी हिस्ट्री है दिखाना पड़ेगा कि ये हमारी हिस्ट्री नहीं है। अब एग्जाम्पल के तौर पे बोले तो हम हवन करते हैं, तो हवन के ऐसे, अब मैं अगर हमारे घर में पंडित मंत्र पढ़ते हैं तो ऐसे हजारों साल पुराने मंत्र हैं। तो ये आप एक टेस्ट के तौर पे बोलेंगे कि सैक्रिफाइसेस होते थे, तो ये फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रल पार्ट है। उसके बाद में बोलेंगे कि आपके ये कितना नेसेसरी है आपके उस प्रैक्टिस को लेकर। ऐसे बथेरों टेस्ट होते हैं जो ERP टेस्ट के अंदर आते हैं। तो वो चीजें देखते हुए कोर्ट फिर देखते हैं कि क्या ये जरूरी है कि नहीं। तो अगर आप केवल एक हिंदू स्टैंड पॉइंट से देखें तो ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने कुछ कुछ केसेस में एनिमल सैक्रिफाइसेस को बैन नहीं करा। एनिमल सैक्रिफाइस अगर आप मुझसे पूछेंगे एज ए हिंदू, मैं बोलूंगा कि वो टू सम एक्सटेंट तांत्रिक इन नेचर होते हैं, वो केवल इंटरट्वाइंड इतने नहीं होते हैं, वो उन्होंने बैन करे। अगर आप इसको एक इस्लामिक एस्पेक्ट से अगर आप लें, मुस्लिम के एस्पेक्ट से लें, तो ईद उल अजहा, दैट इज बकरीद, वो उसको सेलिब्रेट करते हैं। अब उसमें एक स्टोरी
ये मानी जाती है कहीं ना कहीं कि आई वेरी श्योर आपको ये पता होगा कि इब्राहिम जो है, अब्राहम, जो कुछ ट्रेडिशन में उनको बोला जाता है, उनके सपने में जो अल्लाह है, भगवान है, वो आए और उन्होंने ये बोला कि अगर आपका, मैं आपको एक सिंपलिस्टिक स्टोरी बता रहा हूँ कि अगर आपको अपने प्यार को प्रूव करना है मेरे प्रति, तो आप अ, अपने एक चहेती चीज जो उनके बेटे थे उसको आप अ, मतलब उसको त्याग करिए, उसको सैक्रिफाइस करिए। तो उन्होंने बोला कि हाँ, मेरा आपके प्रति प्यार है और मैं अपने बेटे का त्याग करने को तैयार हूँ। आई कैन लेट गो ऑफ माई चाइल्ड, आई कैन किल माई चाइल्ड। अब जब वो उठे, ये मानना है, ये ऑब्वियसली मान्यता है, क्योंकि कुरान में भी लिखा हुआ है कि वो उठे और उन्होंने देखा कि एक भगवान अल्लाह ने एक रैम लग दिया, रैम मतलब कि एक बकरा, Correct. उस चीज को, उस प्रथा को, वो एक लिंक्ड है उनके हज की यात्रा के साथ भी, और वो आगे करी जा रही है और वो सैक्रिफाइस हो रही है। अब मैं आपको ये हिस्ट्री क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये चीज पर से चैलेंज आपके हो चुकी है कोर्ट में। एक 1956 का एक केस है जो केवल काऊ को लेकर, दैट इज गाय को लेकर चैलेंज हुआ था बिहार स्टेट में। हनीफ मोहम्मद कुरैशी, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें ये जो स्टेट था, क्योंकि ये करीबन 50-70 साल पुराना केस है, उन्होंने सारे के सारे एनिमल सैक्रिफाइसेस को बैन कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम ये बोला था, बैलेंस करते हुए कि उनके राइट है कि नहीं है, क्योंकि इसमें लोग जो एनिमल को काटते हैं, बेचते हैं, वो भी इफेक्टेड थे। उन्होंने बोला था कि काऊ जो है वो एक इंटीग्रल पार्ट आपका नहीं है, शायद उन्होंने गोट के बारे में बात नहीं करा, बट काऊ बोला था। तो कमिंग बैक टू द इशू एट हैंड, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस एक एक ट्रिकी इशू है, जो आपका प्रैक्टिस जिस तरह से करते हैं नहीं करते उस पर डिपेंड करता है। अगर आप एक लीगल प्रावधान से देखें, क्रूएल्टी के एंगल से देखें, तो आपका प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट में सेक्शन 28 कैटेगरिकली एग्जेम्पशन देता है कि आप रिलीजियस पर्पसेस के लिए एनिमल को मार सकते हैं। बट वो भी एक कोर्ट में, जैसे मैंने आपको बोला पिछले दौरान, हिंदू हो या फिर कोई और मतलब कोई और मजहब हो, तो वो आपका चैलेंज हो सकता है कि क्या वो आपका ईआरपी टेस्ट सेटिस्फाई करता है, और अगर नहीं करता तो उसमें, जैसे कि कुल्लू दशहरा आपका हिमाचल में बैन हुआ, वो उसी तरह अगर आप मुझसे पूछे, डिपेंडिंग अपॉन कितना उसका हिस्ट्री है, हेरिटेज है, वो भी बैन हो सकता है अगर आपको चैलेंज करे तो। जब तक ये चीजें बैन नहीं होती, क्या और भी ऐसे कानून हैं जो तब तक इन्हें रेगुलेट करते हैं? जैसे अगर हम देखें कि बहुत सारे, खासकर अगर हम एक ईद का ही अगर एग्जांपल उठा लें, तो सड़कों सड़कों पे स्लॉटर होता है, गली गली में स्लॉटर होता है बकरों का। उसके इसको कंट्रोल करने के लिए या इस इन चीजों के लिए क्या ऐसा कानून है जिनको जब तक पूरे रिलीजियस मतलब एनिमल सैक्रिफाइस फॉर रिलीजियस पर्पसेस पे बैन नहीं आता, तब तक क्या रेगुलेशंस हैं जो इस पे काम कर सकते हैं? क्योंकि सड़क पे किसी जानवर को स्लॉटर होता देखना बिल्कुल किसी के लिए अच्छा नहीं है, एक छोटे बच्चे के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी स्टडीज हैं जो बताती है कि बच्चों के ऊपर कितना खराब इम्पैक्ट पड़ता है। हमारा कानून भी बोलता है कि स्लॉटर हाउसेस में बच्चों का रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते आप, एम्प्लॉय नहीं कर सकते उनको आप। तो जब तक ये पूरा बैन नहीं आता किसी कानूनी तरीके से, तब भी कोई तो कानून ऐसे होंगे जो बोलते हैं कि सड़क पे स्लॉटर नहीं कर सकते। बिल्कुल। इसमें स्लॉटरिंग के आपके कानून हैं, और कैटेगरिकली ये बोलते हैं कि आप डेजिग्नेटेड प्लेसेस, मतलब जहां पर आपके डेजिग्नेटेड स्लॉटर हाउसेज हैं या फिर आपके प्लेसेस अलोकेट किए गए हैं, वहां पर ही आप स्लॉटर करेंगे। अब उसके सिवा और कहीं स्लॉटर नहीं कर सकते। इसमें जैसे आपने बोला, दो रीजन है। एक ये कि कहीं ना कहीं आप दूसरे इंसान का भी मानसिक इसमें इम्पैक्ट पड़ता है अगर वो देखेगा कि एक एनिमल स्लॉटर हो रहा है। और एक क्लेanलीनेस पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब एक हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी होता है कि अगर आपके एनिमल्स ऐसे रैंडमली स्लॉटर होते हैं तो ये अनहाइजीनिक भी हो जाता है, पब्लिक हेल्थ के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बिल्कुल खतरा है। इसलिए ये बोला जाता है कि आपके डेजिग्नेटेड एरियाज, इनफैक्ट AWBA ने गाइडलाइंस भी निकाली है इसमें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और उन्होंने बोला कि डेजिग्नेटेड एरियाज में ही होगा। अगर आपके फेस्टिवल्स वो चीज डिमांड करते हैं तो वो डेजिग्नेटेड प्लेसेस में ही होगा, आप हर जगह नहीं कर सकते। इसमें एक और एस्पेक्ट ये भी है कि अगर आप देखेंगे तो एक पब्लिक हेल्थ के पर्सपेक्टिव से, अब क्यों ये बोला जाता है कि आपने रिक्विजिट और रेलेवेंट लाइसेंसेज ले, कोई भी अगर आप स्लॉटर हाउसेस में भी जाएंगे तो वो लेंगे, क्योंकि आप वहाँ साफ सफाई का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे ही कहीं पर ओपनली कोई एनिमल को स्लॉटर कर देंगे, किसी एनिमल को मार देंगे, तो ऐसे में चांसेस बहुत होते हैं कि आपके वायरसेस, आपकी बीमारियां वो फैलेंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये है कि इट्स अ पब्लिक हेल्थ इशू। तो ये भी एक रिलेवेंट एस्पेक्ट हो जाता है। देयर इज समथिंग नोन एज जूनोटिक डिजीजेस मतलब कि एनिमल से ह्यूमंस में आने वाला डिजीज।
इन चीजों को ध्यान में रख करके बोला जाता है कि जूनोटिक डिजीजेस हो जाएगी अगर आप रैंडमली एनिमल को काटेंगे एक जगह पे और डेजिग्नेटेड जगह पे भी काटेंगे। और भरत, जानना चाहेंगे कि जैसे मुर्गों का खासकर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ पे स्लॉटर होता है, कई जगह दुकान भी नहीं होती, बस एक ठिया लगा के लकड़ी का कुंदा लेके बैठ जाते हैं, वहीं पे स्लॉटर होता है, उसमें क्या कानूनी प्रावधान है? आपके डेजिग्नेटेड प्लेसेस होते हैं इसमें, आपको फूड लाइसेंस चाहिए होता है इसमें एफएसएसएआई से। और अगर आप देखेंगे तो आप अगर आप उस जगह पे आपके और म्युनिसिपल लाइसेंसेस भी होते हैं तो आप जगह जगह ऐसे काट नहीं सकते हैं, आप मुर्गों को भी ऐसे काट नहीं सकते हैं। जब तक आपको नेसेसरी लाइसेंसेस ना मिले तब तक आप उधर आप नहीं काट सकते। उसका रीजन फिर से सेम ही है कि जब तक कि वो एरिया आपका एलोकेट नहीं करा गया है वहां आपको लाइसेंस नहीं मिला, आप नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि फार्म एनिमल्स के बाद अगर कोई जानवर जो सबसे ज्यादा अब्यूज है इंडिया में, वो हाथी है। चाहे उसे मंदिर में चेन से बांध के रखा जाए आशीर्वाद देने के लिए, या फिर आमेर फोर्ट या ऐसे बहुत सारे किलों पे राइड्स के लिए इस्तेमाल किया जाए। आपको क्या लगता है? लोग ये चीज को रियलाइज नहीं कर पाते। अगर आप हाथी के ऊपर राइड करते हैं तो उसका स्टडीज ये बोलते हैं कि उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें बल जा जाता है। हाथी को राइड करने के लिए नहीं बनाया गया, हाथी उस तरह से बना नहीं। वो एक चीज है। दूसरी चीज है, आप ये देखिए कि हम एक और से ये बोलते हैं कि हाथी जो है वो हमारे हमारे गणेश भगवान जिनको हम पूछते हैं, जिनका खुद का हाथी का सर है, तो हाथी कहीं ना कहीं हमारे लिए पूजनीय है। अगर आप एक मंदिर जाते हैं और आप हाथी को वीडियो में देखते हैं, हाथी को तपती धूप में देखते हैं चलते हुए, तो आप उससे कैसे आशीर्वाद मांग रहे हैं? जब या एक गणेश भगवान के रूप में या किसी और तरह से अगर आप देखेंगे, इंद्र का जो वो है, जो वाहन है वो भी एक हाथी है। तो हाथी की एक एक महत्वपूर्णता है। आप उससे अगर आशीर्वाद मांग रहे हैं तो आपको उस स्थिति से उसको हटाना पड़ेगा जहां पर वो एक बहुत ही कष्ट उस तरह से उसको दिया जा रहा है या उसको तंग किया जा रहा है वो वीडियो में। तो ये प्रश्न हम अपने आप से हमें पूछना चाहिए कि क्या हम एक हाथी को उस तरह से देखना चाहेंगे? बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही आपने, एक सताया हुआ हाथी कैसे आशीर्वाद देगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही बोला आपने। Bharat, something that we had touched upon in a previous conversation. Can street dogs simply be removed because some people feel that they're a nuisance from the roads? स्ट्रीट डॉग रिमूवल पर से जस्ट कांट बी डन लाइक दैट। इसमें लॉ भी है, एडब्ल्यूबीआई के गाइडलाइंस भी हैं, और मैं आपको बोलता हूँ कैसे। आपके एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स जो हैं वो भी ये बोलते हैं कि डॉग्स आर टेरिटोरियल इन नेचर। एडब्ल्यूबीआई दैट इज एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया के गाइडलाइन से बोलते हैं कि डॉग्स टेरिटोरियल इन नेचर होते हैं। अब मैं आपको ये सब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आप किसी किसी भी कुत्ते को एक एरिया से निकाल के दूसरे एरिया में डालते हैं तो ऐसे में होता क्या है कि वो उसका उसकी जगह नहीं है। आपस में ये लोग लड़ेंगे, आपस में ये लोग एक दूसरे को मार डालेंगे, ये होगा ही होगा। एक कुत्ते को लीगली रिकॉग्नाइज करा जाता है कि उसका एरिया एक एक्स एरिया है और उनको आफ्टर सिविलाइजेशन वहीं पर वापस रखा जाएगा। तो अगर आपका मैं आंसर दूं नहीं, आप कुत्तों को नहीं कर सकते, आपने जहां से उठाया है वहीं पर आपको वापस रखना पड़ेगा। और अगर कई लोग जबरदस्ती करते हैं, खासकर सोसाइटी वाले, तो उस केस में क्या एक्शन लिया जा सकता है? अगर सोसाइटी वाले जबरदस्ती करते हैं तो आप मेरे हिसाब से कंप्लेंट डालिए पुलिस स्टेशन में, और आप पुलिस वालों को आग्रह कराइए कि ये इसमें लॉ है। अगर जैसे दिल्ली जैसी जगह है तो इसमें दिल्ली हाईकोर्ट की जजमेंट है, जस्टिस मिड्ढा की जजमेंट है, ये बोलते हुए, ये सारी चीजों को एलैबोरेट करते हुए कि कैसे स्ट्रीट डॉग्स का एक टेरिटोरियल नेचर होता है और कैसे उनको वहीं पर रखना चाहिए, उनको कैसे खाना देना चाहिए। तो आप इसकी एक कॉपी बनाकर, जस्टिस मिड्ढा की जजमेंट कॉपी बनाकर आप एक कंप्लेंट डालिए पुलिस स्टेशन में कि ये करा जा रहा है, आपको फोर्स करा जा रहा है ये चीज करने के लिए, और आप इसमें एक्शन लीजिए। आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि uh, कुछ कोर्ट की जो ऑलरेडी जजमेंट्स हैं, आई थिंक ये बहुत ही हेल्प करेंगी व्यूवर्स को कि जजमेंट की कॉपीज लेके अगर आप कोर्ट पुलिस स्टेशन में जाएं तो वो बहुत ही हेल्प करेगा, आई थिंक। सो भरत, आर वी ऑन द cusp of a West-like adoption of pets as members of the family? Is the regulatory and infrastructure framework ready for it? So because that's not a very, very relevant question. And what is happening is these days, there's been an increase, in fact, a boom, particularly after Corona, of people adopting animals, people buying animals, particularly dogs. Of course, there are people within at a residential colony who they like dogs or they don't like dogs. So there are issues which are there in between people. That's one point. Second point is that from a veterinarian's point of view, also there is an increase in cases. Now, when there is an increase, there's a number of increase in cases with a veterinarian because there are, I would say, hundreds of veterinarians in Delhi. There are issues which are raised by people in the residential colony. For some reason,
they are not okay with that because, in all honesty, even absurd issues are raised that mainly because they're getting the dogs over here, so there'll be viruses in the air, there'll be other ailments which will come, which are incorrect, in my humble opinion, unless there's a very grave issue and someone is treating a bat or cutting a bat and then something else happens. But coming back to the topic, uh, this issue is faced with respect to veterinarians also because there has to be a little more clarity in how and where veterinary clinics can be opened, hospitals can be opened. There has to be a little more, I believe the government has to be a little more engaging in nature, give priority to this, considering the fact that this could well be the future. And people have to be made aware about vaccinations, about how to deal with pets, particularly in light of now people having lesser bit of children and pets taking over that stature. So yes, these are the aspects which I feel have to be looked at. In fact, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि त्रिपुरा हाई कोर्ट ने वो माता त्रिपुरेश्वरी देवी टेम्पल केस में एक बड़ी रेलेवेंट बात बोली थी कि आपके जितने भी आप इनफैक्ट ह्यूमन सैक्रिफाइसेस होते थे कई हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, कुछ 100 200 300 400 साल पहले की बात है कि ह्यूमन सैक्रिफाइसेस होते थे, इंसानों को काटकर भगवान के सामने दिया जाता था। फिर वो पिछले जो आखिरी राजा थे उन्होंने रोक दिया, ये जजमेंट में है। तो हाईकोर्ट ने उस टाइम पर ये बोला था कि जब उससे आगे कुछ इम्पैक्ट नहीं हुआ, कोई कुछ गलत चीज नहीं हुई, तो ऐसा क्यों है कि हम अभी एनिमल सैक्रिफाइसेस को नहीं रोक सकते, क्योंकि एनिमल सैक्रिफाइसेस से तो फिर कुछ नहीं होगा। मोटा मोटा ये है कि जब आप इंसानों के सैक्रिफाइस को रोक दिया आपने, ये बोलते हैं कि गलत है और कुछ नहीं हुआ, तो ह्यूमन की सैक्रिफाइस के कुछ ना हो तो आप एनिमल सैक्रिफाइस करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो हमको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखना चाहिए और थोड़ा सा डिसबिलीफ इसमें हटाना चाहिए, चाहे हम हिंदू हो, क्योंकि हिंदू केस में तो हुआ है, कुल्लू दशहरा में हुआ है। अगर हम एक मुसलमान भी हो कि अगर आपने सैक्रिफाइस करना है, क्योंकि कुरान में भी ये लिखा है कि आप अल्टीमेटली सैक्रिफाइस देख रहे हैं, आप ये देख रहे हैं कि आप उसमें कुरान में वेरी क्लियरली इट्स मेंशन, मैं एक अथॉरिटी नहीं हूं बट मैंने वो जितना पढ़ा है मैं आपको वो बोल रहा हूँ कि आपका एक पायस नेचर होना चाहिए, मतलब कि आपके इंटेंशन को देखा जा रहा है, तो इंटेंशन को गौर में रखते हुए आप उस सैक्रिफाइस को शायद रोक सकते हैं, आप एक और तरह का कुर्बानी दे सकते हैं, शायद आप किसी चीज को छोड़ सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है, अपने ऊपर है हर इंसान का। तो अगर थोड़ा लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो क्या इनफ कोर्ट जजमेंट्स हैं जो ये साबित करती हैं या बोलती हैं कि आपको अपने रिलीजियस प्रैक्टिस को सिर्फ पूरा करने के लिए एक जानवर का सैक्रिफाइस करने की कोई जरूरत नहीं है? ये डिपेंड करता है, जैसे आपको मैंने बोला कि कुल्लू दशहरा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू करा पर स्टे नहीं करा हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जजमेंट को, उन्होंने उस पर कुछ बोला नहीं। अगर इसको एक तरह से आप देखें तो कोर्ट ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बिना एनिमल सैक्रिफाइस के भी चल सकता है। अगर ऐसा है तो मेरा ये मानना है कि लोगों को खुद ये पहचानना चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ वंस रिलीजन कि अगर एनिमल सैक्रिफाइसेस के बिना आपकी रिलीजियस पूर्ति होती तो वो होनी चाहिए। अगर आप एक जीव को मारकर अगर आपकी पूर्ति हो रही है तो कहीं ना कहीं खुद को खटकता है कि आप एक जीव की हत्या कर रहे हैं अपने रिलीजियस एक्शंस को पूरा करने के लिए। सो हमारे देश में एनिमल राइट्स के ऊपर अगर थोड़ी पुरानी हिस्ट्री में देखें तो क्या लीगल हिस्ट्री है? इसको मैं 3 हिस्सों में डिवाइड करता हूँ। पहले हिस्से में मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपके हिसाब से कौन सा सबसे बड़ा राजा रहा है हमारे मतलब अगर मैं बोलूँ आपको कौन सा राजा सबसे पुराना याद है? अगर सबसे बड़े राजाओं की बात करते तो मुझे लगता है सम्राट अशोक। बिल्कुल सही, और उन्हीं के बारे में मैं बात करने जा रहा था, और वो क्यों नेसेसरी है, महत्वपूर्ण है इस करंट कंटेक्स्ट में, क्योंकि सम्राट अशोक ने पहले रिफॉर्म्स लेकर आए थे वो एनिमल्स के लिए। उन्होंने करा क्या था, जब उन्होंने अहिंसा का पाथ ले लिया था, उन्होंने ये करा कि उन्होंने इन्फर्मरी मतलब कि पेट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय, वो उन्होंने शुरू करा। उन्होंने बोला कि ह्यूमन और पशु समान है, उसको भी उतनी ही साहस आवश्यकता है, उतनी ही ट्रीटमेंट की आवश्यकता है, तो उन्होंने पशु के लिए वो शुरू करा। उन्होंने जगह जगह पशु पक्षियों के लिए खाना और पानी का प्रावधान बनाया। उन्होंने ये बोला कि किसी भी पशु पक्षी को क्रूएल्टी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सैक्रिफाइसेस बंद करे। सैक्रिफाइस मतलब आपके जितने भी जीव जंतु थे उनको मारा जा रहा था किसी और रिलीजियस पर्पस के लिए, वो उन्होंने बंद करा। उन्होंने ये बोला कि आप कुछ कुछ दिन ही कुछ कुछ पशु खा सकते हैं ताकि आपकी भी पूर्ति होती रहे और जीव जंतु की भी हत्या ना हो। इस सबसे क्या पता लगता है, क्योंकि सम्राट अशोक जो अभी से
2000 साल पहले जिनका राज्य था, और वो अखंड भारत का सबसे बड़ा राज्य था, स्पैनिंग फ्रॉम आपका अफगानिस्तान से भी बांग्लादेश, इतना बड़ा राज्य है, उसमें इतनी मेजर चेंजेस करना, एनिमल राइट्स को इन्फोर्स करना, इससे ये पता लगता है कि वो इसको जरूरी समझते थे। वो ये भी कहते थे कि उन पशु पक्षी का हमारे साथ रहना बहुत जरूरी है, हमको आपस में एक साथ रहना है। उनकी जितनी भी राइटिंग्स हैं, उनकी जितने भी उन्होंने एनिमल्स का ध्यान रखा, वो एक एडिक्ट्स के फॉर्म में, एडिक्स मतलब कि वहां पर जो स्क्रिप्ट करा गया था पिलर्स में और रॉक में। तो ये एक कहीं सुनी बात नहीं है, ये सारे के सारे उन्होंने कर कर उसको लिखित में डाला था रॉक पे और पिलर पे, कि ये मैंने चीजें करी है, इन चीजों से ये बदलाव आया है और मुझे अच्छा लगा। मतलब पूरे पुख्ता सबूत थे उसके। पूरे पुख्ता सबूत है, अभी भी वो हैं, काफी जगहों पर हैं। इससे ये पता लगता है कि हमारी हिस्ट्री रही है एनिमल राइट्स प्रोटेक्शन की। हम वो देश रहे हैं जो एनिमल राइट्स को बहुत ही महत्व देते हैं, वो दिन मानते हैं। अब इसके बाद हम आते हैं, आपने क्योंकि लेजिस्लेटिव हिस्ट्री बोला, तो हम आते हैं ब्रिटिशर के टाइम पर, जो अंग्रेज थे उनके टाइम पर। एक 1890 का एक एक्ट था, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट। ये पहला एक्ट था हमारा, आप बोलेंगे भारत में, अगर आप उस मोटा मोटा बोल सकते हैं तो। उसमें आप कुछ हद तक चीजें इंट्रोड्यूस करी कि आपने पशु पक्षियों को तंग नहीं करना है, मारना नहीं है, उनको टॉर्चर नहीं करना है, पर वो इतना डेप्थ में नहीं था। उसमें जो आपके प्रावधान थे उनको लोगों को पिनलाइज करने के लिए, लोगों को दंडित करने के लिए, वो भी बहुत कम थे। उसके बाद आप आइए इंडिपेंडेंट इंडिया, 1960 में प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट आया, जो उस समय उस दौरान पर एक सबसे ज्यादा रेवोल्यूशनरी एक तरह का लॉ था। इसमें काफी चीजें लाई गई, जैसे कि आपके पूरी क्रूएल्टी को डिफाइन करा गया, आपका तरह तरह की क्रूएल्टी क्या होती है वो डाला गया। एवेंचुअली इसमें भी चेंजेस हुए, इसमें अमेंडमेंट्स हुए। परफॉर्मिंग एनिमल जैसे आपके सर्कस में होते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, आपको परमिशन लेनी है, बिना परमिशन आप नहीं कर सकते। एनिमल एक्सपेरिमेंट्स जो एक मेजर मेजर इशू है, उस पे कैसे करना है, उसकी बॉडी से स्टैब्लिश करी गई नए वाले एक्ट में, जो पर्टिकुलरली इस चीज पे देखेंगे। इनफैक्ट मेरे को वेरी श्योर आपको पता होगा कि 2014 में कॉस्मेटिक पर्पसेस के लिए, कॉस्मेटिक मतलब कि अगर हम जैसे पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं, मेकअप इस्तेमाल करते हैं, इन पर्पसेस के लिए एनिमल टेस्टिंग को उसकी रोक हो गई थी, उसको रोक दिया गया था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप था 2014 में सरकार का, जो उन्होंने वो टेस्टिंग के लिए रोका। अभी भी इनफैक्ट इसके जो लॉज आए हैं, कुछ दिन पहले मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते एक हैदराबाद की कंपनी पे अथॉरिटीज ने रेड करा, और उन्होंने ये बोला कि आप एनिमल्स पे गलत तरह से टेस्टिंग कर रहे हैं, आप रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी जो हमारे प्रावधान है वो काफी चीजों का ध्यान रख रहे हैं, अमेंडमेंट्स की जरूरत है, पर हम सही डायरेक्शन में जा रहे लेकिन अभी आपको लगता है कि अभी और ज्यादा लंबा जाने की जरूरत है, हैं। खासकर इम्प्लीमेंटेशन को अपने बिल्कुल के। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन पे मेरा मानना है कि जाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि इसमें अवेयरनेस आने की जरूरत है, उसमें एक सीरियसनेस आने की जरूरत है कि अ, लोगों में वो सीरियसनेस आए, अधिकारियों में वो सीरियसनेस आए कि ये भी जरूरी चीज है। जैसे महात्मा गांधी बोलते थे, आपकी कंट्री का, जिस तरह की आपकी कंट्री है, वो आपका व्यवहार अपने मॉरल टर्पिट्यूड, मॉरल कंपस अपने एनिमल्स के टुवर्ड्स उससे डिटरमाइन होता है। और ये बड़ी रेलेवेंट पॉइंट है। अभी प्रधानमंत्री भी अगर आप देखेंगे तो पशु पक्षी जीव जंतु उनकी तरफ उनका बहुत लगाव है। इन सब से पता क्या लगता है कि हमारा एक झुकाव है, हमको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए, हमको एक ऐसे देश की तरफ अपने लोगों को ले जाना चाहिए जहां एनिमल्स की तरफ हमारा एक बहुत ही प्यार हो, हम उनको तंग ना करें, वो भी जिए हम भी जिए। तो भरत, इससे थोड़ा सा हटके, लॉ से हटके अगर मैं दूसरी तरफ आऊं, कि हमारा इतिहास रहा है हजारों सालों से कि हमने जानवरों के लिए के बारे में सोचा है, उनके बारे में अच्छे कानून बनाए हैं। आज लेकिन हम वर्ल्ड के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ बीफ भी हैं। वो बफलो बीफ है, काओ बीफ नहीं है, बफलो बीफ है, क्योंकि काओ बीफ हमारे यहाँ पे बैन है, काओ स्लॉटर मोस्टली स्टेट्स में। तो आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हो गया कि हम लोग बफलो बीफ में नंबर वन है? हम लोग चिकन और एग प्रोडक्शन में भी वर्ल्ड में नंबर वन पे जा, ऑलमोस्ट नंबर वन पे होने वाले हैं। डेयरी प्रोडक्शन में ऑलमोस्ट नंबर वन पे हम लोग। तो ऐसा क्या हो गया है कि एक तरफ हम लोग इतने सेंसिटिव थे, और अब सडनली हम लोग इतना हाई लेवल ऑफ अब्यूज जो है एनिमल्स का हो रहा है? इसमें कुछ मैं बोलूँगा, जागरूकता की कहीं ना कहीं जरूरत है, सेंसिटाइजेशन की जरूरत है। अब जहां तक कि
बीफ का या फिर एनिमल, जैसे आपने बोले चिकन्स का या फिर एग्स का, इसका एक्सपोर्ट का सवाल है या इनकी खपत का सवाल है, तो ये कहीं ना कहीं एक पर्सनल चॉइस है। मॉरलिस्टिक एंगल से, मॉरल मॉरल एंगल से अगर आप देखेंगे, तो जैसे मैं एक शाकाहारी इंसान हूँ, आप भी शाकाहारी हैं, हमारे लिए शायद ये जरूरी है, हमारे लिए सही चीज है कि हम किसी मांस, किसी मच्छी का हम उसको खाए ना। अब अगर कोई और खा रहा है तो ये लीगल है, हम इसमें रोक नहीं सकते। हाँ, ये लेकिन आपकी एक बहुत ही जरूरी बात है जो आपने बोली कि एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं मेरी श्योर कि ये सरकार ध्यान रख रही है कि अगर ये हो रहे हैं तो इसमें स्लॉटर हाउसेस में आपके जितने बुल्स हैं उनको स्टन करके फिर उसके बाद उनको मारा जा रहा है, और गलत तरीके से उनको मारा नहीं जा रहा है, इसमें मैं यही बोल सकता हूँ। Bharat, what is your vision for India's future when it comes to animal rights? In fact, I feel there's a lot of there are a lot of things which have to be done, and what we need to do is sensitize people further, get stronger laws. I hope to see stronger laws in India, stronger punishments for people who torture animals. I hope to see a relatively vegetarian or a vegan society. That is how I see it. And I hope to see more people adopting animals. I also hope to see, and I believe that will happen, that people will be more sensitive towards animals. That's very positive, Bharat. Well, thank you, Bharat, for shedding so much light today on these complex issues. It is clear that the law has a lot to say about how we treat our fellow animals, and thank you for sharing the history, the thousands of years old history about how India has always been um treating, respecting, and making progressive laws for animals, and we hope to see more progressive laws for animals. Thank you, Bharat, for shedding so much light today on these complex issues, telling us about so many laws that our audience would not have known, and taking us back thousands of years to let us know that India has always been a very caring and a very progressive community when it comes to animal rights. Thank you so much for being on the podcast today. Thank you so much, Nikunj. It was actually a pleasure to be there with you. Thank you. Thank you so much. That was Bharat, a lawyer in the Delhi High Court, and that's all we have today in our podcast, Voice for the Voiceless. Stay tuned for our next episode.